दोस्तों मैंने एक कंपनी पे स्टडी किया था नियरली 4 अप्रैल के आसपास, जब स्टॉक की प्राइस करीब करीब 800 के आसपास ट्रेड कर रही थी और कंपनी की लगातार जो ग्रोइंग्स कैटेगरी थी वो लगातार ऊंचाइयों को टच करती नजर आई थी। और हमने स्टडी के दौरान देखा था मार्केट इनकी फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देखने को मिली थी। और स्टॉक की बात करें तो ये 4 अप्रैल के बाद मार्केट में ये देखा गया कि 800 रुपये वाला स्टॉक 1776 पे चला गया। बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम की बात नहीं करूंगा, 4 अप्रैल से लेकर के आप देखा जाए तो करीब करीब जुलाई में ये टच करती थी, टच किया था करीब करीब 1776। आज भी ट्रेडिंग में देखने को मिला था। लास्ट की बात करें क्लोजिंग प्राइस की तो 1392 के आसपास। यदि इनका परसेंटेज वाइज हम देखें तो परसेंटेज कितनी ग्रोथ किया है वो सामने दिखता है। करीब 122% की ग्रोथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक। दूसरी तरफ देखा जाए तो करीब करीब कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक करीब करीब 75 से 76% के आसपास में, 75% ही मानता हूँ, ये ग्रो कर चुकी है। और मार्केट में अच्छी बात ये रही कंपनी को लेकर के, जो इसने जो अपने बॉटम लाइन था उसको कभी टच नहीं किया। वो कहते हैं हायर टू हायर को लगातार छोड़ती रहना। और थोड़ी कुछ महीने से बात करें, यहाँ पे हायर तोड़ने के बाद की बात करें तो मार्केट ने थोड़ा सा इसको डिसीजन है। और डिसीजन क्या है वो हम चर्चा। कंपनी का नाम आपने देखा होगा, हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटीज कंपनी है, जो कि सर बैटरी बनाने वाली कंपनी रही, जिसके लिए मार्केट में नई हमेशा पहल होती रहती। कंपनी या एक महीने के चार्ट में लगातार आप देख लेंगे डिक्लाइनिंग चल रही थी और दोबारा मार्केट ने एक दोबारा सस्टेन करती हुई नजर आई, बॉटम के आसपास रुक गई। अब जैसे मार्केट में इसको रुक गई, यहाँ से कुछ नई आयाम पे दोबारा पहुंचने तैयार हो पा रही है। जहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि पिछले 6 महीने की डेटा बेसिस में यदि हम चर्चा करें, सामने ये दिखता है कि ये अपनी बॉटम के आसपास आई थी। कहाँ पे? किस प्राइस के जोन में आई थी? इस प्राइस के जोन में आई थी मार्केट, लेकिन दोबारा यहाँ से सस्टेन करती नजर आती है। मतलब समझ में आती है कि मार्केट ने उनको दोबारा जगह देती नजर आती है और मार्केट सेम प्राइस जोन के आसपास यदि साइडवेज हो तो मार्केट कुछ बड़ी मूवमेंट होती नजर आ सकती है। चलिए जानने के प्रयास करेंगे हमारा राज एनर्जी बैटरी एनर्जी एंड मोबिलिटी कंपनी को लेकर के। तो कहती है जो कंपनी, जो फ्लैगशिप कंपनी था हमारा राज, और इसको रिफरेंस के तौर पे बताओ दोस्तों, मैं जो मैंने जो स्टडी किया था उसके रेफरेंस के लिए मैंने जो आप कहेंगे मैंने कहाँ पे ऐसा डेटा मैंने स्टडी किया था करीब 5 देखेंगे 5 महीने पहले हमारा राजा के ऊपर, हमारी चैनल्स के ऊपर हमने स्टडी करके ये कंप्लीट स्टडी किया था कंपनी को लेकर के। दोबारा इसका रिविजन्स कर रहे हैं। रिवीजन के तौर पे देखा जाए कंपनी को अभी भी फंडामेंटल को नियर अबाउट लगता है कि सेम ही होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगा। चलिए तब भी हम क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं एम्पावरिंग योर वर्ल्ड राउंड्स द क्लॉक, और ये इनसे इनके हैशटैग टैगलाइन है। इनका कामकाज जो है ना वो ऑटोमोटिव सेक्टर को लेकर के, इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर के, एडवांस सेल टेक्नोलॉजी को लेकर। कंपनी के बारे में बताऊं तो कंपनी बैटरी बनाने वाली कंपनी है, जो कि अलग अलग चाहे टू व्हीलर की हो, फोर व्हीलर की हो, या फिर बड़ी व्हीकल है उसके लिए, फिर ग्रीन एनर्जी एनर्जी में यूज होने वाली सोलर के लिए, या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी बैटरीज होती है मार्केट में, सारे के सारे बैटरीज बनाती है। और इसका ब्रांड्स का नाम है एमरॉन। इसके अलावा जन प्रो भी इनका ब्रांड्स ही निकल के आती है। इसके अलावा कुछ और ब्रांड्स देखा जाए तो इसका कुछ और ब्रांड्स निकल के आती है। ज़्यादातर इनका अमरॉन्स ब्रांड ही निकल के आती है। पावर जॉन भी इनका एक ब्रांड्स है। हमने समझ इसके अलावा एक और पावर पावर स्ट्रेच करके ब्रांड्स निकल के आते हैं। इलाइट्स के ब्रांड्स हैं इनके, जो कंपनी कहती है कि द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि इनके पास जो है ना फोर्ब्स इंडिया सुपर 50 कंट्री जो कि कंपनीज की लिस्ट में है कंपनी को। इसके अलावा बात करें तो ये एवरी थर्ड कार इन द सिंगापुर, और इनके सिंगापुर के बिजनेस में देखा जाए करीब हर तीसरी कार में इनका बैटरी और इनका जो अमरांस राजा की बैटरीज वगैरह हैं वो यूज होता है। एवरी सेकेंड टेलीकॉम्स टावर में जो है वो यूज होता है इंडिया में, इंडिया के अंदर। और वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल के भी जो कामकाज हैं, जो वहाँ पे जो स्टोरेज का काम है उसका भी काम या शायद यही देखती नजर आती, जो कि कहती है ये डेटा यहाँ पे हमने देखा।
अब समझने के प्रयास करते हैं एक बार मार्केट की तरफ, मार्केट में क्या फिलहाल चल रही है और फिलहाल के दौरान क्या एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है मार्केट। दोस्तों मार्केट से देखा जाए जो कि बुक्स वैल्यू भी ठीक ठीक ठाक रहा, 370 के आसपास इंटरेस्टिंग वैल्यू इसके नियरली कह सकते हैं कि डबल के आसपास का है। इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियों में जो रस है वो रस करीब फिलहाल उसके रस से यहाँ पे रस थोड़ा सा कम है, कह सकते हैं कि अभी भी ये क्या है और अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है, और ये अंडर वैल्यूड जो है वो वैल्यूड की में आएगा। और ये आता है तो मार्केट का जो पहचान है वो आगे चल करके 2000 के आसपास तक टच कर सकती है। जहाँ पे सिंपल हमने कोई फार्मूलाज यूज नहीं किया, जो भी डेटा यहाँ पे एज पर वाइज कहती है उसके हिसाब से हमने देखा। ईपीएस जहाँ पे अर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो करीब 1 रुपये के शेयर जो फेस वैल्यू को उसके अकॉर्डिंग 53 रुपये की अर्निंग कर ज़्यादा अर्निंग है। और एक्स का अर्निंग है और अभी मार्केट में इसके प्रति करीब 7x का ही भीड़ खड़ा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ा सा कम है, लेकिन 32% के आसपास कहता है फिलहाल। प्राइस टू बुक 376% जंप किया है। कंपनी के पास अच्छी बात है कि डेट्स फ्री कंपनीज के लिस्ट में आती है और करंट रेशियो का आंकड़ा थोड़ा सा 1.95 को कहता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिकन्सिलेशन करेंगे और पूरे पार्ट को हमने कहा, हमने आरओसी 18% और आरओई की बात करीब 44%। इन पूरे पार्ट की बात करें तो हम इसको क्या करने वाले हैं, केवल रिस्क टू रिकन्सिलेशन करेंगे दोस्तों। किसी भी स्टॉक के प्रति, किसी भी कंपनी के प्रति हमारी तरफ से कोई ना ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल होता है। ओनली एज ए मार्केट में लर्नर, मैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की प्रयास करता हूँ, जो कि एक आम समझने की प्रयास करता है। वैसे ही यदि हमारी एजुकेशन, हमारी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में बेटर लर्निंग अवेयरनेस मिले तो हमारी चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जानने के प्रयास रहते हैं अगले पड़ाव पे तरफ, कहाँ क्या कहने वाला है कंपनी। कंपनी को लेकर के मार्केट में न्यूज़ तो चली रही थी, जो कि मार्केट में मोबिलिटी टारगेट उन्होंने दिया था, अभी 1390 का टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। देखिए मैं अपनी टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मोतीलाल ओसवाल ने 1390 का टारगेट दिया है। रिसेंटली की बात करूँ, फिलहाल प्राइस कितना था, फिलहाल प्राइस इसका था करीब 1392 का, और ये कहती है कि 1390 का टारगेट है। अब क्या है इसके पीछे वो तो नहीं जानेंगे, लेकिन मैंने कहा कि इनके जो कंपेरिजन विद द सेक्टर वाइज क्या आगे चल करके 2000 की प्राइस हो सकती है मार्केट में, के प्रति हम रिकन्सिलेशन करने का प्रयास करते हैं फंडामेंटल से। क्वार्टरली डेटा को बेसिस पे देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का डेटा इनका क्या कहता है लगातार ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर आती है, चाहे हम वहाँ से कंपेयर कर लें या फिर पिछले डेटा से ही कंपेयर कर लें। तो 16% से लेकर के देखा गया कि ईबिटा तक में करीब करीब 26-25% के आसपास की ऊंचाइयों को टच करती हुई नजर आई। ऐसे ईयरली और ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का लगातार शेयर्स भी बढ़ती है, प्रॉफिट का आंकड़ा भी नियर अबाउट बढ़ रही है, लेकिन कंपेरिजन विद द नेट प्रॉफिट मार्जिन लगता है काफ़ी कम कहता है, करीब 12% से लेकर के, और ईबिटा में करीब 15% साल रेवेन्यू के बेसिस पे देखने को मिलता है। ये आंकड़े से देखें तो हमारे सामने ये दिखती है कि कंपनी के पास जो डेटा कहता है वो कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ हम नजर डालें तो कंपनी की लगातार ग्रोइंग्स कैटेगरी सामने दिखती है, जो कि कंपनी के पास करीब 1800 करोड़ से चलती हुई आजकल वो 3200 करोड़ से आसपास गुजर गई। ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लगातार यहाँ से क्या कर रही है, ग्रोइंग्स फील्ड में निकल के आ रही है। तो इनकी प्रॉफिट का माप देखा जब, प्रॉफिट कहती है करीब करीब 250 करोड़ के आसपास रहा है, और इससे पहले भी 250 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने प्रॉफिट बुक कर रखा है। ये नहीं कह सकते कि अभी ये टॉप ऑफ द क्वार्टर पे ही कंपनी का रहा है। हाँ सस्टेन करती नजर आती है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब करीब 11-12%, 14%, 15% तक का उन्होंने दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। यदि हम ईयरली टर्म देखें तो ईयरली करीब 6700 करोड़ से चल के इनका जो करीब करीब 12000 को टच करने की रेस लगी है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाए तो करीब करीब 1000 करोड़ को टच कर सकती है इस पीरियड में, जहाँ पे लगातार अभी भी देखने को लगा कि जो लास्ट क्वार्टर था वो भी डेटा एक हायर टू हायर डेटा को टच कर रही थी। इसके अलावा देखा जाए तो करीब 14% के आसपास नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनती है। नेट प्रॉफिट की भी चर्चा करेंगे। अब यदि हम बैलेंस शीट फिगर के देखें, देखो कि हमारा स्टडी का पर्पस है वो हम केवल केवल रिकन्सिलेशन करते हैं, जहाँ पे हम रिस्क टू रिकन्सिलेशन, रिस्क टू रिवार्ड की चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखा जाए कंपनी को लेकर के, वो शायद हमारी एक पॉइंट कट गई वहाँ पे।
यहाँ पे हम देखा जाए तो यहाँ बैलेंस शीट फिगर आउट के बारे में क्या कहती है, और वो ये कहती है जो बोरेंस को लेकर के इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिड्यूसिंग द डेट्स की बात कर रही है। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी के पास एसेट्स अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट होती जा रही है कंपनी को। इसके अलावा यदि उधार की भी चर्चा करें तो उधार शायद उनका जो कंपेयर करें तो शायद ये कहता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो पर कितने दिन में इनके पास पैसे के आसपास का टाइम फ्रेम इनके पास, कोई तो रिस्क नहीं है, तो रिस्क फ्री कह सकते हैं इसको। लेकिन रिस्क फ्री किसके अकॉर्डिंग, डेटर्स के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, लेकिन एज पर द यदि हम पीएल के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो करीब 1136 करोड़ का आंकड़ा देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग कहता है कि 11,700 करोड़ मानते हैं, और 1136 करोड़ का ये आंकड़ा कहता है, और तीसरा आंकड़ा के बाद नदी 934 करोड़ का आंकड़ा कहता है। इन तीनों नंबर को देखिए तो नंबर देखने के बाद पता चलेगा कि आखिर प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे डेटर क्या कहते हैं। तो ये देखने को मिलती है कि प्रॉफिटेबिलिटी जितना बुक किया है उतना इनके पास आया नहीं है, लेकिन क्या है, कहती है रिस्क 30 दिन में पैसा आता है तो उसमें कोई चिंता नहीं है, रिस्क फ्री है, जबकि इनके पास क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे आकर के एक डिमेरिट की बात निकलती है जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बनती है। अब ये रिस्क कितने दिन के लिए था वो हमने देखा। लेटेस्ट सेंटिमेंटल की तरफ देखा जाए तो वो क्या कहना चाहता है, जहाँ कंपनी के लेटेस्ट सेंटिमेंटल में देखने को मिलता है कि फाइनेंशियल ईयर जो कि 30 तारीख वाला है अभी इसका पीरियड का, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम एक दिन पहले उन्होंने बोर्ड मीटिंग को अप्रूव किया, और क्या कहते चर्चा करते हैं। इसके बारे में देखने को ये मिली कंपनी को लेकर के ऑनेट जो कि 30 सितंबर वाले जो रिकॉर्ड है फाइनेंशियल्स हैं उसको लेकर कंपनी कहती है जो हम अपने पास बोर्ड मीटिंग करेंगे 4 नवंबर को, और इसमें हम कहते हैं कि इंटरम डिविडेंड भी देगी कंपनी, और डिविडेंड का पार्ट ही देने वाली है। तो मतलब ये एक तरह से दो तीज चीज़ करने वाली है, और एक इंटरेस्ट सॉरी डिविडेंड का पार्ट भी देने वाली है कंपनी। डिविडेंड कितने देने वाली है उसके प्रति भी कुछ देखते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड को चर्चा करें। ट्रैक रिकॉर्ड इसके बारे में कहती है कंपनी नियरली पिछले पीरियड में भी करीब करीब ₹4.5 के आसपास डिविडेंड दिया था। अभी रिसेंटली भी डिविडेंड उन्होंने ₹5 के आसपास दिया, मतलब बढ़ा के डिविडेंड देती है, अर्थात इसकी जो मोशंस हैं मोटिव्स हैं वो हैं जो अपने निवेशकों को थोड़ा सा और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट को हिसाब से दें। प्रॉफिट बढ़ती है तो निवेशकों को भी पैसा, शेयर होल्डर को पैसा, ये इनके लिए अच्छी बात निकल। इसके अलावा की बात करें तो निवेशक की बात यहाँ पे कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है, करीब करीब कह सकते हैं कि 6 लाख 6.5 लाख 7 लाख के आसपास के निवेशक होंगे कंपनी में, जो कि लगातार यहाँ पे न्यू प्लेयर मार्केट में आते जा रहे हैं। न्यू प्लेयर की तादाद लगातार बढ़ी है। देखा जाए तो FIDI भी लगातार यहाँ पे अपनी पोजीशन को बना के रखी है, पूरा बहुत करके बिकवाली भी होती है, लेकिन एज अ लास्ट मोमेंट टाइम की बात है। जहाँ पे प्रमोटर की तरफ देखा जाए, प्रमोटर ने मार्च क्वार्टर में अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया था। इसके अलावा जो बाकी सारा सिचुएशन था वो यहाँ पे देखने को मिला कि इनके सब पब्लिक भी हैं, DIFI की बिल्कुल बड़ी बड़ी भूमिका, और ये मायने और रखता है कि DI में कौन से हैं, कौन से बड़े लोग हैं यहाँ पे, जहाँ पे कहते हैं कि LICs की एक अहम भूमिका है कंपनी में पोजीशन को लेकर के, जो करीब करीब कह सकते हैं कि 6% के आसपास पोजीशन होल्ड करती है। इसके अलावा की बात करें कंपनी में तो कुछ और डेटा की बात करें तो यहाँ पे निकल के आती है तो प्रॉफिट ऑन ईयर टाइम टू टाइम हिसाब से क्या निकल के, उसमें ये कहती है जो कंपनी को लेकर के जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वो सेल्स रेशियो लगातार इंक्रीज किया है, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी बढ़ी है। स्टॉक प्राइस सीजीआर इसको उसी के अकॉर्डिंग लगातार मार्केट को इन दोनों के पीछे इनको भी क्या मिली, बूस्ट मिलती नजर आई। रिटर्न ऑन इक्विटी में जो एवरेज देखा जाता है नॉर्मल 20-25% का नहीं था, लेकिन नियर अबाउट कह सकते हैं कि 14-15% के आसपास रही है, कंपेरिजन विद कम 20% से थोड़ा सा कम ही आंकड़ा रहता। लेकिन सेल्स और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग स्टॉक की प्राइस में लगातार उनको इंक्रीज मिलती है। और एनालिसिस पार्ट में जब हमने देखा तो कुछ पॉइंटों को हाईलाइट करते हैं, और वो हाईलाइट की बात ये कहती है जो कंपनी रिड्यूसिंग डेट्स की बात करती है, ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी के तौर पे करती है। जहाँ पे डेटर्स था, डेटर्स बिल्कुल रिस्क फ्री था, लेकिन डेटर्स परसेंटेज थोड़ा सा हायर देखने को मिला था कंपेरिजन विद द प्रॉफिट टू डेटर्स रेशियो। अब यदि तीसरी तरफ देखें तो हमारे सामने ये दिखती है कंपनी का, यदि पीयर्स में चार्ट आप कंपेयर करके देखते हो, पीयर्स में कौन कौन सी कंपनी, संवर्धन मदर्शन आती है,
और वो से जाती है यूनो मिंडस जैसे मिल है जो यहाँ पे कहते हैं इनके पीरियड्स में है, और इनकी अकॉर्डिंगली यदि देखा जाए तो ये कंपनी की खुद की कारोबार में थोड़ा सा पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो या नेट प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन ओवरऑल लगातार ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर फुल करती नजर आई, जहाँ पे पीयर्स में इसको बॉस और एक्साइट्स से बेटर कंपेयर किया जा सकता है। और एनालिसिस पार्ट की तरफ देखा जाए तो कंपनी पिछले कुछ सालों में अपनी ग्रोथ लेवल को बना के रखी है, चाहे वो एक साल में 117% की उछाल दिया हो या फिर कंपेरिजन विद द इसके अलावा सेंसेक्स भी बढ़ी है, लेकिन कंपेयरिंग विद द स्टॉक थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम था, और नियरली जब पीयर्स में देखा है तो पीयर्स की इंडेक्सेशन में से भी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आती, और जो यहाँ पे हमने चार्ट का आकलन किया था वैसा ही आंकड़ा अब समझने की प्रयास करते हैं। क्या लगता है अभी मार्केट ने गिरावट दर्ज करने के बाद, एक लंबी गिरावट दर्ज हायर टू, यदि हम प्राइस आंकलन करके देखें, हायर करीब करीब 1700 से टूट के करीब 1400 पे आई है, करीब करीब 300 रुपये की गिरावट आई। यदि कह सकते हैं कि इसमें गिरावट 300 के आसपास गिरावट आई, और क्या लगता है यहाँ पे आके सस्टेन कर सकते हो, तो कहती है यहाँ पे एक इनके पास सपोर्टिंग जोन है, सपोर्टिंग जोन पे यदि मार्केट टिकती है और यहाँ से उछलना चालू ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसा नहीं पहले पहले नहीं हुई, यहाँ पे पहले भी उछली थी मार्केट, लेकिन उछलने के बाद बड़ा प्रेशर्स बनी। यहाँ पे प्रेशर्स किस बात का था, यहाँ पे तक तो यहाँ पे देखिए निवेशक जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो नहीं है, मार्केट में क्या कर रहा है, जिनके पास पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ वो इंटरेस्टेड नहीं है, अर्थात वॉल्यू वैल्यू तो गिर रही है लेकिन जो वॉल्यूम है वो स्टेबल है, मतलब कुछ अलग करने की उम्मीद पे चल रही है। तो आज की लर्निंग में हम इसको केवल केवल रिविजन पार्ट को लेकर के स्टडी किया, जो कि कह सकते हैं कि पिछले 5 महीने में कंपनी में करीब करीब 122-25% के आसपास की उछाल आई थी, और ये हमने जानने का प्रयास किया कंपनी को, जिसका नाम था हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटीज लिमिटेड, तो हमारा एक एमरॉन्स बैटरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं कंपनी को। दोस्तों मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।